नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस वीएचपी के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का उठाया मुद्दा, तो मोहम्मद यूनुस ने दी धमकी, कहा मुंह पर ताला लगाकर बैठे शेख हसीना। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली आज की अहम सुनवाई। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। पीड़िता के माता पिता ने पुलिस पर मामले को दबाने और रिश्वत की पेशकश करने का लगाया गंभीर आरोप। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अब 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी, रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी को जमकर घेरा। कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने बनाई दूरी। शिमला में अवैध मस्जिद का विरोध तेज, सड़क से सदन तक मचा हंगामा। हिंदू संगठनों का संजौली में हल्ला बोल, अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े प्रदर्शनकारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार के काफी मामले सामने आए हैं। हाल ही में ये बात भी सामने आई कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन्हीं सब मामलों को लेकर आज आरएसएस वीएचपी के प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरएसएस वीएचपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तित होने के बाद हिंदुओं के साथ साथ दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण से पूरा विश्व चिंतित है। पूरा संत समाज इस घटना से चिंतित है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना भारत में बैठकर जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां कर रही है वो उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच में संबंध असहज ना हो। क्या ये धमकी है शेख हसीना के लिए? देखिए, दिक्कत क्या है कि ये एक कठपुतली सरकार है और ये लोग फैसले नहीं ले पा रहे हैं। लोगों के अंदर पेशेंस भी खत्म हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि पब्लिक की नाराजगी को खत्म करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए यू नीड सर्टेन डाइवर्जेंस, मतलब कि कुछ ऐसे मुद्दे को उठाओ कि जिससे पब्लिक का ध्यान जो है उस ओर चला जाए। और इसीलिए ये बीच बीच में शेख हसीना को लेकर के वहाँ के जो नई सरकार है, आर्मी है, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो शेख हसीना का नाम ले रही हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आपको बड़ी दिक्कत है कि हिंदुस्तान में बैठ के वो पॉलिटिकल कमेंट्स कर रही हैं, तो आप प्रत्यार्पण के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाया अभी तक? आपने भारत से मांगने की वापस भेज दो हमें, ये तो बयानबाजी कर रहे हैं। कोई फॉर्मल प्रत्यार्पण के लिए आपने अभी तक कोई दस्तावेज या कोई गुहार नहीं लगाई है भारत की ओर। तो ये दोनों ही चीजें तो नहीं चलेंगी। और दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनको भी समझ में आ रहा है कि अभी केरल के अंदर पलक्कड़ में एक बैठक हुई और बैठक के बाद जहां आरएसएस के तमाम संगठन 32 संगठनों ने बैठ के विचार विमर्श किया और उस विचार विमर्श का एक जो आज नतीजा देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पे थे उस मीटिंग में। और यहां हिंदू संगठनों की तरफ से अमित शाह जी से मुलाकात होती है। क्या मांग है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज ही खबर आई है कि एक लड़के की लिंचिंग कर दी गई क्योंकि वो कोई फेसबुक पोस्ट डाला था, उसको घेर घेर के मारा जा रहा है। 208 रजिस्टर्ड केस है, बहुत सारे तो अनरजिस्टर्ड है। किस तरीके से वहां पर इस्तीफा लिया जा रहा है हिंदुओं से, तो ये सारी चीजें बांग्लादेश के लिए एक मुसीबत बनती चली जा रही हैं।
और ये इसलिए भी करना जरूरी पड़ गया है क्योंकि आज ही अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा ये जरूरी है। तो सरकार के ऊपर, यूनुस साहब के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है और इसलिए वो बहकी बातें कर रहे हैं। जी, अगली खबर में बात कोलकाता कांड की। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, मगर आज होने वाली सुनवाई टल गई क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में पीड़िता के माता पिता भी शामिल हुए। इस बीच पीड़िता के पिता ने कोलकाता पुलिस को लेकर बड़ा बयान दिया। पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कराकर मामले को दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले के सामने आने के बाद रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन ये सुनवाई ना होना काफी निराशाजनक है। अजब हो गया है। तो आप ये नहीं देख रहे कि पूरा देश जो है वो नाराज है, आंदोलित है। बंगाल में बच्चे रात रात भर सड़कों पे सो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहा है, वहां लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। खबरें आ रही है कि घूस देने की कोशिश की गई, सबूत मिटाए गए, कोई विदेशी सिम आ रहा है, रोज नई नई खबरें आ रही है। एक तो आपने बहुत समय के बाद आज की तारीख रखी थी सुनवाई की, आप नहीं आए, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। केजरीवाल की सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, है ना। नेताओं की सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन जिस चीज को लेकर के पूरा देश आंदोलित है उसके लिए वक्त नहीं है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि कल ये जो दरिंदगी फैलाने वाला प्रिंसिपल संदीप घोष आरजीकर का, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कल की तारीख मिल गई। न्याय की गुहार लगाने के समय सुप्रीम कोर्ट 10-10 दिन, 15-15 दिन की तारीख देता है और एक अपराधी जो है, आरोपी जो है, जिसके ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी सुनवाई कल होगी। तो कल जज साहब आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे शर्मनाक पहलू यह है, आपने ये तो फरमान जारी कर दिया कि आज सुनवाई नहीं होगी, लेकिन कब सुनवाई होगी ये अभी तक पता नहीं है। मतलब ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है क्या? ये समझ के बाहर है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्या हो जाता है जब इस तरह की खबरें आती है या इस तरह के केसेस आते हैं जहां एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सो जाता है। और जहां रात के अंधेरे में टेररिस्टों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, तीस्ता सितलवाड़ को बेल देना होता है, तो लगातार 6 बजे नहीं हुआ तो 9 बजे रात में, 10 बजे रात में खुल जाता है और यहां लोग आंदोलित हैं। तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं आज छुट्टी पे हूं, आज मैं नहीं बैठूंगा। तो ये बताता है कि इस तरह के सिस्टम के साथ लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जी, तो एक तरफ ममता बनर्जी फंसती जा रही हैं, तो केजरीवाल भी सीबीआई की जाल में बुरे फंस चुके हैं। आज केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, पर कोई राहत आज केजरीवाल को नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। दोनों
दोनों पक्षों की तरफ से दिन भर दलीलें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया, पर लंबी चली सुनवाई के बाद भी आज कोई नतीजा सामने नहीं आया। अदालत ने कहा कि अब अगले मंगलवार को हम लोग मिलेंगे, मतलब अब इंतजार 10 सितंबर तक का लंबा हो गया है। आज तो केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन दिन भर जो दलीलें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है 10 तारीख को जब फैसला आएगा तो कोई राहत मिलेगी? मीडिया तो ऐसे सवेरे से हल्ला कर रहा था जैसे कि आज जो है वो छूट जाएंगे, आज जो है वो छूट जाएंगे। लेकिन मामला फंस गया जब सीबीआई के वकील एस.जे. राजू ने दलीलें देना शुरू की। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं। ये 2 प्ली लेकर के आए थे कि सीबीआई ने गलत तरीके से अरेस्ट किया और बेल भी चाहिए। तो एक टेक्निकल सवाल ये तो उठता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बेल देने का रह गया है, ये लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए? व्हाई डिड ही अप्रोच हाई कोर्ट एट द फर्स्ट वेरी प्लेस? कि आपको जहां जाना चाहिए था, मतलब केजरीवाल के लिए रेड कारपेट हर जगह बिछाया जा रहा है। दूसरी चीज कि चार्जशीट दायर हो गया है, समन कर दिया गया है, क्या उसको संज्ञान में नहीं लिया जाए? सीबीआई की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जब तक ये बाहर था एक भी शख्स इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहा था। कारण लोग डरे हुए थे। हमने इसको गिरफ्तार किया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो अगर आप इसको बाहर छोड़ेंगे तो वो जो तमाम गवाह है, कि तो चीफ मिनिस्टर है ना, ये पार्टी का चीफ भी है, सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल जो है पार्टी के लिए किया गया, और उसके चीफ को आप छोड़ देंगे तो वो तो फिर बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो कई सारे मामले जो है इसमें जो है लपेटे में आ गया है। संविधान का भी सवाल उठा है, नियम कानून का भी सवाल उठा है, और इस केस को लेकर के भी कई सारे खुलासे जो चार्जशीट में हुए हैं वो भी फैसला लेते वक्त अब जज साहब के दिमाग में होगा। अब 10 तारीख को सोमवार को इसके ऊपर रिजल्ट आएगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जी, तो केजरीवाल भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, तो आज राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचकर बुरे फंस गए। दरअसल आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सांगली में कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम के दिवंगत पिता पंतगराव राम कदम की प्रतिमा का अनावरण किया और जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली। अब उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं रैली को संबोधित करते हुए आज राहुल गांधी ने कई बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ वीर शिवाजी नहीं, पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माफी मांगे जाने की क्या वजह थी। प्रधानमंत्री शायद इसलिए माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया उसने भ्रष्टाचार किया। मतलब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का तो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, लेकिन उद्धव ठाकरे क्यों रैली से दूरी बनाते नजर आए? देखिए, उद्धव ठाकरे दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि आप चुनावी प्रचार में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे पहले मुख्यमंत्री बनाओ, उसकी घोषणा करवाओ। दूसरा टेक्निकल पॉइंट यह है कि ये रैली इंडी गठबंधन की नहीं, ये महाविकास अघाड़ी की रैली नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की रैली थी, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि राहुल गांधी ये जहां जा रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने भाषण देना शुरू किया है, उससे तो वो पूछा जाना चाहिए। महाराष्ट्र में ही पत्रकारों को पूछना था कि भाई तुम आउटसाइडर हो, तुम कैसे आ गए महाराष्ट्र? भाई महाराष्ट्र के लिए आप तो आउटसाइडर हो गए ना फिर, क्योंकि एक दिन पहले आप जम्मू कश्मीर में थे और आपने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर में जाकर के ये कह दिया कि बाकी हिंदुस्तानी जो है जम्मू कश्मीर के लिए आउटसाइडर है। तो अचानक से आपका महाराष्ट्र से कोई लेना देना है नहीं। वैसे लेना देना जम्मू कश्मीर से भी उसको नहीं है, क्योंकि लोग तो वहां पूछ रहे हैं कि भाई कश्मीर से आए हो, कश्मीर से आए हो, नेहरू कश्मीर से थे तो कश्मीर में कौन सी जगह, वो जगह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम लोग भी जाएंगे अभी जम्मू कश्मीर, ढूंढेंगे वो जगह कि राहुल गांधी उनका खानदान
अगर श्रीनगर से आया है तो श्रीनगर में वो कौन सी जगह है, कौन सा नहर है, जरा हम लोग भी उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है इस तरह की बातें जो टेररिस्टों की जुबान है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान है, वो बात आप जाकर के पॉलिटिकल रैलीज में करेंगे तो सवाल उठेंगे ही। और मामला कुछ और भी है, क्योंकि अभी तक सीट के बंटवारे को लेकर के उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक राय नहीं हो पाई है। इसलिए अभी ये जो कह सकते हैं सांप और सीढ़ी का खेल अभी चलता रहेगा। जी, आज की आखिरी खबर में बात शिमला मस्जिद विवाद की। शिमला की एक मस्जिद इस वक्त सड़क से विधानसभा तक हंगामे का विषय बना हुआ है। मस्जिद में अवैध रूप से बनाए जा रहे फ्लोर और यहां आने वाले अनजान लोग स्थानीय लोगों के डर के कारण बने हुए हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष के बीच में बयानबाजियों के तीर टकराए। हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद निर्माण को अवैध बताते हुए मुस्लिमों के विरोध में उपनगर, संजौली और चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू बस्ती में जबरन कब्जा कर वहां मस्जिद बनाई जा रही है। इस अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए। तो वहीं ओवैसी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुना डाली है। तो वहीं मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ही कई खेमों में बंट गई है। ये पूरा विवाद क्या है और क्यों इतना बड़ा हो गया है? देखिए, ये पूरा विवाद कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू किया। ये मोहब्बत की दुकान पे जो है ताला लग गया आज। कारण उनके ही मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह। उन्होंने असेंबली में इस मसले को उठाया और उन्होंने, याद रखिए, कांग्रेस का मंत्री असेंबली के अंदर ये बयान दे रहा है कि ये जो है ये इलीगल है, इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। 1 नंबर 2, उसने ये भी कहा कि स्थिति ऐसी बन गई है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहु बेटियां उधर से गुजर नहीं सकती। जिस तरह का वहां मजमा लग रहा है, जिस तरह के लोग वहां पे वो जिस तरह के भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं सुक्खू के मंत्रिमंडल के एक मंत्री अनिरुद्ध सिंह। कहां कह रहे हैं? कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, असेंबली के अंदर कह रहे हैं। तो ये आप समझिए कि ये मसला वहां से उठा। अब इसका लीपापोती कर रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन ओवैसी को पूरी कहानी मालूम है। इसने कह दिया ये मोहब्बत की दुकान में ये कैसा सामान आ गया। तो ये तो बकवास मोहब्बत की दुकान, और इसके चक्कर में आपने देश को बर्बाद करके रख दिया है। परमिशन वहां पे एक फ्लोर बनाने की थी, वहां दुकान चल रहा था, ये अचानक से मस्जिद बन गई। और एक के बाद एक 2010 से ही लगातार जो है इसके ऊपर 4 फ्लोर वाली बिल्डिंग आपने बना दी। एक तो परमिशन नहीं, एक तो इलीगल है, और सबसे मजेदार बात कि लगातार इन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भाई मस्जिद है, वक्फ की जमीन है। अभी वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन है, कोई सबूत नहीं है। तो वक्फ वाले तो कहते हैं ना भाई जहां उंगली रख दिया वो हो गया उनका। तो उसी हिसाब में, उसी चीज में चल रहे हैं। तो आज कांग्रेस के मंत्री ने मामले को उठाया तो हिंदू संगठन भी जागृत हो गए। जागृत होने के बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ। सुक्खू भी आए, उन्होंने कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करो, कानून को अपने हाथ में लोगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उस प्रदर्शन में शामिल हो गए ये कांग्रेस के मंत्री। वो चले गए वहां और उन्होंने कहा कि भाई ये तो इलीगल है। कोई भी धर्म का मामला हो, ये पहाड़ों के अंदर जो है इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए इसके ऊपर जो है वो बुलडोजर चलेगा। धरना प्रदर्शन करने वाले लोग चले गए घर, दिया है अल्टीमेटम, 2 दिन का समय है, बुलडोजर चलाओ, नहीं तो फिर वापस ये लोग आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।